हेलो। क्या हाल चाल। ओके बढ़िया। तो तीन लेक्चर में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अरे तीन पार्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। ये हमारा चौथा पार्ट होगा। तीन पार्ट में हम ओम्स लॉ तक कवर कर चुके हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हमने सीख लिया है, उसकी एसआई यूनिट हमने निकालना सीख लिया है। आज इस वाले में हम जो सेक्शन नंबर 12.5 है आपके चैप्टर का, उसको पढ़ेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी करेंगे, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम रेजिस्टेंस की पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। राइट। और जो ये सेक्शन है वो है आपका 12.5। और ये किसके बारे में है? ओके, फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम हर सेक्शन में करते हैं। हर लेक्चर में हमने करा हुआ है, क्या करा हुआ है कि पहले हम नोट्स लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और फिर उसको समझते हैं। समझने के बाद उसकी एप्लीकेशंस करते हैं। तो मैं सबसे पहला पॉइंट लिखवा रहा हूँ, रेजिस्टेंस। मेरे साथ लिखते जाइए। ऑफ द कंडक्टर, resistance of the conductor depends on first its length पे डिपेंड करता है। सेकंड ऑन इट्स एरिया पे डिपेंड करता है। थर्ड द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। पहला किस पे डिपेंड कर रहा है? वायर की लेंथ पे, है ना। जो भी कंडक्टर आपने लिया है उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, यानी कितना मोटा वायर है, कितना पतला वायर है। और नेचर ऑफ मटेरियल, यानी वो किस मटेरियल का बना है, कॉपर का बना है, टंगस्टन का बना है, ठीक है, गोल्ड का बना है, सिल्वर का बना है। तो प्रॉपर्टी, क्योंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। यदि मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, सेकंड, इन मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? जो आर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। ये ऑब्जर्व करा गया है ना। ये आप लिख सकते हैं, इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल करे गए हैं, वो प्रैक्टिकल आपकी बुक में दिया भी हुआ है ना। एक्टिविटी 12.3। तो आपको एक्टिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, बट वो एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है, उसके मीडिया से समझाया गया है कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जहां पे एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ए क्या है? एरिया। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और जब मैंने कहा था प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा रो। इसको हम क्या बोलते हैं? रो, RHO, रो। ठीक है, रो। राइट, ये क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां लिखेंगे अब हम, पहले इतना लिख लीजिए आप, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फिर हम रो के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आया ना। आर इज, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है बेटा, है ना। इसका कोई वैसा नहीं है कि किसी ने लॉ बनाया, जैसे ओम्स ने लॉ बनाया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल करके देखा गया, वो प्रैक्टिकल 12.3 एक्टिविटी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो रो, जो आर है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। दोनों को कंबाइन करेंगे तो एल अपॉन ए। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है। यहाँ जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है वो है रो। अब रो क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? तो भैया रो के बारे में पढ़ते हैं कि रो इज अ कांस्टेंट ऑफ proportionality called, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी।
और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। कितनी है इसकी, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है। कैसे निकलेगी वो भी बता देंगे, आर ए अपॉन एल, है ना। तो ए अपॉन एल का भी आगे अपन डेरिवेशन कर लेंगे इसका, पहले इतना लिख लीजिए। राइट, बहुत सिंपल है। रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी का मतलब कि इसको जब प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है ओम मीटर। ओके, कैसे आया वो भी आपको बता दिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करें। ठीक है, लिखते चले, समझते चले, एंजॉय करते चले। जहां आपकी इच्छा हो मुझे पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आ रहा है इसमें, पॉइंट नंबर 5, द मेटल्स एंड alloys have low resistivity in the range of in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter। यानी इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, बहुत लो होती है। इसलिए हमने देखा है कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहे हैं, जो रेजिस्टिविटी, जो इनसाइड से उनके इंट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी है, जो खुद से रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, वो काफी लो करते हैं। मैंने समझाया था रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो उनको अपने खींचते हैं, इसके कारण से पूरी तरीके से करंट फ्लो नहीं होता। बट मेटल में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स अदर एटम्स, ये काफी लो होता है और आसानी से हमारी करंट बह के निकल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे हमारी एनसीईआरटी से, इंसुलेटर्स like rubber, insulators like rubber and glass have high resistivity of the order of 10 to the power 12 ohm meter to 10 to the power 17 ohm meter। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे माइनस में पावर है और यहाँ पे प्लस में 12 एंड 17, बाप रे बाप, यानी इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है ना। यानी इनमें से करंट चाह के भी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये दूसरे आइटम को बिल्कुल खींच के एकदम अपने पास रखते हैं और कोई भी करंट फ्लो होने नहीं देते। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। आई बात समझ में, एक इंसुलेटर अपन ने जो कंडक्टर था वो पहले पढ़ा था ओम्स लॉ के समय, जब अपन रेजिस्टेंस डिफाइन कर रहे थे, और एक ही। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी है ना, कि उनकी रेजिस्टिविटी पावर कितनी है, उनकी इनर पावर कितनी है करंट को रोकने की। तो इंसुलेटर की होती है 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 रेंज में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से क्वेश्चन बनता है, दो अगले पॉइंट, एलॉय इज generally having high resistivity than that of its constituent metals and do not oxidize easily। है ना, देखिए एलॉयज क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा मेटल को आप मिक्स कर दो, कॉपर और गोल्ड को मिक्स करा जाता है ना, तो ये एलॉय बन जाते हैं। राइट, तो मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और एलॉय की कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम एलॉइंग का यूज करते हैं उसकी कंडक्टिविटी को कम या ज्यादा करने के लिए। दूसरी चीज,
कि ये देखा गया है कि एलॉय की जो कंडक्टिविटी है वो कैसी है, कम है, या हम ये कहें कि एलॉय की रेजिस्टिविटी कैसी है, ज्यादा है, और इसलिए ये ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होते, यानी ऑक्सीजन का रिएक्शन या बर्निंग इनकी जो है वो जल्दी नहीं होती है। इसी वजह से अगला पॉइंट हमारा आएगा, दैट्स व्हाई टंगस्टन is used for filaments of electric bulbs, और इसीलिए हम क्या करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं where copper and aluminium is used for transferring the करंट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और कॉपर क्या है, ये प्योर मेटल है, तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इनका हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। आपके घरों के बाहर से केबलें जा रही होंगी मोटी मोटी, वो एल्यूमिनियम की है, आपके घरों में केबल लगी है वो कॉपर की है, तो बिकॉज दे आर हैविंग गुड कंडक्टिविटी, तो उनका यूज क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन में। फिर हम एलॉय का यूज, जैसे टंगस्टन का यूज क्या कर रहे हैं, फिलामेंट्स बनाने में, हीटिंग एलिमेंट के, बल्ब का, हीटर का, प्रेस का। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होते जल्दी से, है ना, इनकी कंडक्टिविटी कैसी है, लो है कंपैरिजन टू मेटल्स, और रेजिस्टिविटी कैसी है, हाई है। करंट को रोकते हैं, हीट होते हैं, उस हीट से या तो प्रकाश पैदा होता है, प्रकाश पैदा होता है इन द सेंस कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में ग्लो करने के काम आते हैं, और दूसरी चीज या तो हीट जनरेट होती है, तो उससे आयरन हो गया, हीटर हो गया, तो हीटिंग यूज में फिलामेंट्स काम आते हैं। तो ये थ्योरेटिकल हमारे पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक के 12.5 के खत्म, है ना। अब आपको आगे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं 12.3, 4, 5 एंड 6, राइट। ये एग्जांपल बहुत इजी हैं, आप लोग कर लीजिएगा, मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत है इन एग्जांपल्स को, और यदि फिर भी, या चलिए कर देते हैं, छोड़िए कर देते हैं अपन, तो एग्जांपल भी करते हैं। 5, 6, 7, 8, ओके, 8 हमारे थ्योरी के हो गए। आपको एग्जांपल भी मैं समझा देता हूँ, पूरा चैप्टर हम ले लेते हैं यार, क्या छोड़े क्या पकड़े, है ना, सारी चीजें ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस आपको। यदि कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वो भी समझा दूंगा। किसी और बुक से आपको कुछ समझना हो भेज दीजिए, कोई भी टॉपिक का फोटो खींच के मेरे को कमेंट में भेज दीजिए, राइट, मैं समझा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, है ना, बस फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200। इसी का बी पार्ट है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। बहुत इजी है भाई, दोनों जगह वी और आर दे रखा है, हमें आई निकालना है, वेरी गुड। तो पहले वाला केस देखते हैं, ए एग्जांपल 12.3, है ना। ए में हमें वोल्टेज कितना रखा है, 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 1200 ओम। पूछा क्या है, हाउ मच करंट विल ड्रॉ, आई इक्वल टू हमें निकालना है, तो हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स भाई साहब हमसे क्या बोल रहे हैं, ओम्स लॉ हमसे क्या बोल रहा है, V इक्वल टू आई आर। निकालना क्या है, आई, तो आई इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। इतनी बेसिक मैथ्स अपने को आती होगी, तो 220 अपॉन 1200, जीरो से जीरो चला गया, है ना, कई बच्चों को कट करना नहीं आता, 11, ये हो गया 60, तो आई इक्वल टू 11 अपॉन 60, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कई बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं आता, अरे यार चौथी पांचवी में अपन ने सीखा है डेसिमल में, कोई बात नहीं आता तो सिखा देते हैं, देख हर चीज सिखा देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नहीं जानेगा पॉइंट यहाँ लग जाएगा जीरो। अब करो जरा कितनी बार जाएगा, 800, नहीं 8 से तो नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 60, कितना बचा 50, फिर 500, फिर 8, तो 480, राइट। बस बहुत है, तब है ना, इससे ज्यादा नहीं करना, दो से ज्यादा, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, 0.18 एम्पियर। सिंपल है, सिंपल है, गुड। अब इसका बी पार्ट, अब बी पार्ट क्या बोल रहा है, V इक्वल टू हमें दे रखा है 220 वोल्ट, आई इक्वल टू हमें कितना दे रखा है बेटा
100 ओम, ये तो और इजी हो गया हमारा काम, है ना। अगेन बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, आई नहीं सॉरी रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर, I इक्वल टू 220 अपॉन 100। अभी तो सबको मालूम है 100 से डिवाइड करते तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये नीचे 2 जीरो है, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.2 एम्पीयर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर 0.18। तो बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, वर्किंग नोट भी आपके लिए मैंने बना। नेक्स्ट एग्जांपल पे चले अपन। नेक्स्ट एग्जांपल हमसे क्या बोल रहा है, दो एग्जांपल मैं करवाता हूं, दो आप खुद करके देखिएगा, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, V इक्वल टू हमें 60 वोल्ट दे रखा है, when it draws a current of 4 ampere from the source, और करंट हमें दे रखी है 4 ampere, what current will be the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt। ये V1 ले लेते हैं, ये I1 ले लेते हैं, अब V2 इक्वल टू हमें कह रहा है यदि 120 वोल्ट कर दें तो I2 कितना होगा। बड़ा इजी है, पहले R निकाल लो, है ना, पहले R निकाल लो, तो R तो दोनों में कॉमन है, रेजिस्टेंस बदलने को वो बोल नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, निकालना क्या है R, R इक्वल टू V अपॉन I। इस केस में क्या होगा, R इक्वल टू V1 अपॉन I, केस वन। जब ये वाला है तो R इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 60 अपॉन 4 यानी कि 15 ओम, ये हमारा R आ गया। अब दूसरे केस में हमें I2 निकालना है और V2 दे रखा है, V2 कितना है 120 वोल्ट, तो I2 कितना आएगा बताओ मुझे, V2 अपॉन R, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 कितना है 120, R कितना है 50, कर दीजिए काटापीटी, 3 5 जा 15, ये 40, 5 8 जा 40, I2 इज, इतना इजी हमारा आज का टॉपिक था, कुछ भी नहीं था इसमें। 12.5 और 12.6 आप खुद से करके देखिएगा, फिर इसके कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, 1 सेकंड, हाँ भाई, पहला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स, बैठ जाऊं मैं क्योंकि ये तो हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, मैंने बता दिया अभी, है ना। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर पे, एरिया पे, और तीसरा चीज जो हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला से नहीं मिलती है कि उसकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से, ठीक है। विल करंट, सेकंड क्वेश्चन, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर, बताइए थिक वायर से ज्यादा, देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे ही समझा देते हैं, थिक वायर और थिन वायर, देखिए यदि वायर मोटा होगा तो उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा, और एरिया यदि ज्यादा होगा तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, तो थिक वायर से क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस कम होगा और करंट ज्यादा बहेगी, तो थिक वायर से करंट इजीली बहेगी। क्लियर है, लिख लेंगे इसका आंसर, गुड। नेक्स्ट, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, while the potential difference across the two end of the component decreases to half, और जबकि V half हो गया, what change will occur in the current through it, okay, ये मैं करके बता देता हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बट बहुत इजी है। देखिए क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, तो हम लिख लेते हैं लेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R ओम, ठीक है, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half, और हमने पहले ले लिया इनिशियल पोटेंशियल, हमने ले लिया V वोल्ट, अब न्यू पोटेंशियल कितना है बेटा, वो क्या बोल रहा है, न्यू पोटेंशियल बोल रहा है वो V/2 कर दिया,
हाफ कर दिया, तो करंट में क्या होगा? ओके, तो इनिशियल करंट क्या आएगी हमारे पास? इनिशियल करंट क्या होगी बताओ? V इक्वल टू कितना होता है? I R, I इक्वल टू V अपॉन R। तो इनिशियल करंट कितना होगा? V अपॉन R। फाइनल करंट कितना आएगा? अब हमारा V का वैल्यू कितना हो गया? V बाय 2, और R यानी V बाय 2R, ये फाइनल करंट है ना। तो यानी अब करंट कितना हो गया? देखो इनिशियल करंट का आधा, 1/2 ऑफ V बाय R क्या था? इनिशियल करंट। हम लिखेंगे करंट विल बी हाफ। करंट कितनी हो जाएगी? आधी करंट रह जाएगी। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेजिस्टेंस डबल कर दिया, थिकनेस आधी कर दी, है ना। तो ये आप करके देखिएगा। Why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than, ये अभी बताया मैंने। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 ये इसके आंसर्स है ना, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली, और ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होने की वजह से क्या होता है कि they do not get burned, they do not get burned and produce a lot of heat, ओके, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है? मेटल की कंपैरिजन में कम होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, ओके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, थोड़ा सा फास्ट था, बट आपको आई होप कि मजा आया होगा। कमेंट्स करते रहिए, और जो भी परेशानी हो किसी भी सब्जेक्ट की हो, प्लीज मुझे कमेंट से बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर और वीडियो आपके बनाऊं। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा, कोई इशू नहीं। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। थैंक यू।